इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के साहिल कपूर के साथ अपनी बातचीत आगे लेके चलते हैं। साहिल को हम इसलिए लगातार 18 स्वदेश पे बुलाते रहते हैं, इनवाइट करते रहते हैं, क्योंकि वो जो यूजुअली क्या है साहिल की, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार तो आने के लिए। मैक्रो का नाम सुन के ही लोग पहले तो भाग जाते हैं कमरे से। जैसे ही आप मैक्रो डिस्कशन शुरू करेंगे तो मुझे ज़रा कॉफ़ी पी के आता हूँ मैं ज़रा, क्योंकि डर जाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। लास्ट 2-4 सालों से लोग मैक्रो को रिस्पेक्ट करने लगे, क्योंकि पूरे ये भीषण मंदी, उसके बाद रिकवरी, उसके बाद इन्फ्लेशन, इन सब का मैक्रो से जन्म होता है और इसलिए लोग थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट करने लगे। बट आप जो अपना मंथली नोट निकालते हैं नेत्र, और उसमें मैक्रो के जो आप एनालिसिस करते हैं डेटा पॉइंट का, उनका बाजार के साथ जो जोड़ते हैं ना, वो मुझे बहुत अनूठा लगता है। इसलिए शुक्रिया हर बार हमारे साथ आने के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत सिंप्लीफाइड वे में पढ़ा, मैंने भी पढ़ा। क्योंकि अगर कोई भी मैक्रो डेटा पॉइंट का अगर आप संदर्भ नहीं निकाल सकते, कॉन्टेक्स्ट, और ये किसके लिए, तो उसका क्या यूज है, राइट? तो ये साहिल बहुत अच्छी तरह करते हैं। और साहिल की लेटेस्ट नेत्रा नोट ये कह रहा है कि बहुत दिनों के बाद एक केस बन रहा है कि शायद मिड कैप स्मॉल कैप पार्ट ऑफ द मार्केट काफी रोचक हो सकता है आगे आने वाले महीनों में और क्वार्टर्स में। ऐसा क्यों सोचते हैं आप साहिल? अजय, थैंक यू पहले तो रिपोर्ट पढ़ने के लिए और उसकी सराहना के लिए। एक 2-3 चीजें मैं बताऊंगा। देखिए, मिड कैप और स्मॉल कैप का मैं ग्लोबल ट्रेंड देख रहा था। आई वाज लुकिंग एट नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। अगर आप यूएस देखें, यूरोजोन देखें, जापान देखें, सब जगह सिमिलर ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं। वो ट्रेंड क्या है कि मिड एंड स्मॉल कैप जो है, इन्होंने पिछले 10 से 12 साल के बीच में लार्ज कैप्स को अंडर परफॉर्म किया है। और उसका मेन जो आउटकम है वो आपको बहुत सारी अलग अलग स्टोरीज में दिखेगा। आप उसको पोलराइजेशन बोलिए। पहले ये पोलराइज वर्ल्ड था, जहाँ फैंग्स अच्छा कर रहे थे और इंडिया में कुछ ऋतिक नाम के स्टॉक रख दिए थे, वो अच्छा कर रहे थे। स्मॉल एंड मिड कैप अच्छा नहीं कर रहे थे। अगर आप अर्निंग्स ग्रोथ देखेंगे, लगातार लार्ज कैप्स प्रॉफिट शेयर लेके जा रहे थे, मार्केट शेयर लेके जा रहे थे, और इसकी वजह से मिड एंड स्मॉल कैप अंडर परफॉर्म कर रहे थे। डोमेस्टिकली अगर आप देखेंगे, बहुत सारे कारण आए, बहुत सारे बैक टू बैक जब रिफॉर्म्स आए और डिसरप्शन हुआ, चाहे वो डीमॉन हो, रेरा हो, जीएसटी हो, तो मिड एंड स्मॉल कैप जो है उनको ज्यादा दिक्कत आई। और एक और बड़ा ट्रेंड था, ये देखा गया कि जो बड़ी कंपनीज हैं वो टेक्नोलॉजी को जल्दी अडॉप्ट कर पा रही हैं, क्योंकि वो जल्दी बड़ा खर्चा कर पा रही हैं। इस वजह से भी वो छोटी कंपनी से मार्केट शेयर लेके जा रही थी। मुझे लगता है कि पिछले 1 साल या 1.5 साल में काफी सारे जो ट्रेंड है ये पीक आउट हुए हैं। आप ये नंबर्स में भी देख सकते हैं। जैसे अगर आप ग्लोबली नंबर्स देखेंगे, जो फैंग एज अ परसेंटेज ऑफ यूएस मार्केट कैप है, वो पीक आउट होकर पिछले 1 साल से नीचे आ रहा है। इंडिया में भी ये फिनोमेना आपको देखने को मिलेगा, कॉन्सेंट्रेशन नीचे आ रही है। प्रॉफिटेबिलिटी में भी ये फिनोमेना आपको देखने को मिलेगा। तो हालांकि ये जो पोलराइजेशन है, इसमें ये वर्ड यूज किया गया बहुत बार, बिग बिकमिंग बिगर, कि बड़ी कंपनीज और बड़ी हो रही हैं। लेकिन अगर आप रियलिटी में देखेंगे तो छोटी कंपनीज और छोटी हो रही थी, उनके प्रॉफिट पूल श्रिंक हो रहे थे। मुझे लगता है कि ये जो ट्रेंड है ये रिवर्स हो गया है, नंबर्स में अभी देखने को मिल रहा है। शायद अभी अपने ट्रफ पे है, बॉटम पे है, और धीरे धीरे रिवर्स होगा। इसके 2-3 बड़े कारण है। पहला तो है कि जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है, जो मोर डोमेस्टिक फेसिंग है, लोकल है, रूरल है, उसमें एक अपटिक देखने को मिल रहा है। कुछ नंबर जो है इंप्रूव हो रहे हैं। दूसरा, अगर आप एग्रीगेट लेवल पे देखेंगे, स्मॉल कैप जो है लार्ज कैप से चीप है। मिड कैप जो है उसमें कुछ कट्स आपको देखने पड़ेंगे। अगर टॉप 8 कंपनीज अगर आप निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स में से हटा दें, जिसमें इधर आईपीओ है या फिर एक्सेप्शनल आइटम है, तो मिड कैप ही लार्ज कैप से सस्ते दिखेंगे आपको। तो स्टार्टिंग वैल्यूएशन अच्छी है। दूसरा, प्रॉफिट पूल्स वापस आ रहे हैं। और तीसरा, जो कि मैंने नेत्रा रिपोर्ट में मेंशन किया है, अगर आप एक वर्ल्ड मिड कैप इंडेक्स लेंगे और वर्ल्ड लार्ज कैप इंडेक्स लेंगे, अगर आप उसका रेशो चार्ट करेंगे, तो जो रेशो है वो ये दिखा रहा है कि पिछले 14 साल से मिड कैप जो है ऑन एन एब्सोल्यूट बेसिस लार्ज कैप को अंडर परफॉर्म कर रही है। और ये जो हिस्टोरिकल साइकिल्स हैं, डेकेड दर डेकेड चलती हैं। मुझे लगता है कि इसका ये सारे पॉइंट जो मैंने बताए, उनका कुल मिला के ये चांसेस हैं कि ये पॉइंट अपने ट्रफ पे है, निचले स्तर पे, और यहाँ से ये इंप्रूवमेंट की तरफ जाएगा। मतलब जो छोटे कैपिटलाइजेशन के स्टॉक्स हैं, मिड एंड स्मॉल कैप, ये आउट परफॉर्म करने चाहिए लार्ज कैप को। ओके, तो यानी मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस, क्योंकि हिस्टोरिकल डिकेडल ट्रेंड को आपने स्टडी करके ये फैक्ट्स ब्रॉट अप किए हैं, ठीक है। साल इसमें कौन से स्पेसेस हैं, इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन एक और सवाल जो आपकी इसी रिपोर्ट से रिफ्लेक्ट हुआ है
क्योंकि मेटल और आईटी दोनों ही स्पेसेस है जिसमें बाजार का इंटरेस्ट काफी है, और मेटल की ये जो रिबाउंड्स है इसको लेकर अब भी क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, एंड वेल सपोर्टेड बाय द फैक्ट जो आपने पुट फॉरवर्ड किया है कि अगर अभी भी अगर कॉन्ट्रैक्शन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में देखने को मिलती है ग्लोबली, बिकॉज प्रायोरिटी इन्फ्लेशन को टेम करने की है, तो मेटल की रैली सस्टेन कितनी करेगी, इस पर क्या व्यू एक्चुअली बनाना चाहिए, क्योंकि सवाल ये अब तक है। देखिए, मुझे लगता है कि मेटल शायद एक बड़े कंसोलिडेशन फेज में जा चुके हैं, और जो भी बड़ा रिबाउंड आया है शायद ये फिर फिजल आउट हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, जो क्वार्टरली रिजल्ट जो आज से स्टार्ट हुए हैं, उसमें आप देखेंगे कि जो पर्टिकुलरली जो मेटल सेगमेंट है, एक्सपेक्टेशन है कि इस बार उनका जो वाई प्रॉफिट ग्रोथ है वो डी ग्रोथ हो जाएगा, देयर विल बी अ कॉन्ट्रैक्शन। ये नंबर जो है, अगर आप सारे स्ट्रीट एस्टिमेट्स देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, और वो जो कॉन्ट्रैक्शन है वो छोटा नहीं है, कुछ तकरीबन 50% ऑन ओवरऑल बेसिस। हेडलाइन बड़ा नंबर दिखता है, बट बिकॉज ऑफ बेस वहां पे आपको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मेटल कंपनीज हैं, इसमें प्राइस पास थ्रू बहुत बड़ा होता है। जब कमोडिटी प्राइसेस ऊपर जाते हैं इनको बहुत बेनिफिट होता है, और ये जो इंडियन कंपनीज है, इन्होंने लास्ट 2 साल में क्या किया, अपने जो डेट रन डाउन कर दिया है, और इनकी बैलेंस शीट इतनी क्लीन हो गई है अभी कि ये जो स्मॉल बैड साइकिल हैं, जो छोटी अवधि की डाउन ट्रेंड रहता है, डाउन बिजनेस साइकिल रहता है, उसको अब्सॉर्ब कर पा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जहां पे आज हम खड़े हैं, जिस पीक प्रॉफिटेबिलिटी पे खड़े हैं, वहां से इनके लिए बहुत अच्छा करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। ये जो रैलीज हैं, रैलीज पे इनको खरीदना बहुत अच्छा नहीं रहेगा। शायद डिक्लाइन पे, डीप करेक्शंस पे आप यहाँ पे बेट ले सकते हैं, लेकिन रैलीज पे, सेक्टर पे खरीदना अच्छा नहीं रहेगा। और जो डेटा पॉइंट आपने बताया, ग्लोबली अगर आप देखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई एक्सेप्ट इंडिया एंड मे बी अनदर 7 कंट्रीज, 7 और कंट्रीज हैं, उनको अगर आप छोड़ दें तो ग्लोबली हर कंट्री की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एक कॉन्ट्रैक्शन फेज में जा रही है, डिक्लाइन में जा रही है। उसकी वजह से ये सेक्टर फिर भी एक नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स, अगले 2 क्वार्टर तक देयर आर चांसेस कि ये वापस स्लिप अप हो जाएगा और इसके अंदर एक डिक्लाइन आएगा। तो मेरे ख्याल से इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए राइजिंग मार्केट में इनको खरीदना थोड़ा इट मे बी सब ऑप्टिमल, अच्छा नहीं रहेगा। गुड आफ्टरनून साहिल। वैसे उतार चढ़ाव सिचुएशन कैसे भी हो मार्केट्स की, लेकिन रिटेल निवेशकों का भरोसा जो है वो बाजार पर लगातार कायम है। ताज़ा डेटा हैं एम्फी के, और उसमें एसआईपी डेटा अगर हम देखें एट ऑल टाइम हाई लेवल्स नजर आ, लगातार तीसरी बार है, जबकि आंकड़ा 13,000 करोड़ के पार भी जाता हुआ दिखा है। अब नवंबर के महीने में रिडम्पशंस भी हमने देखे थे, लेकिन इस वक्त की स्थिति अगर देखें तो बिल्कुल भरोसा कायम है और इन्फ्लोज जो लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। क्या आपको लगता है 2023 के फर्स्ट हाफ में रिडेम्पशंस नजर आएंगे, या फिर सिचुएशन जो है वो और ज्यादा पॉजिटिव दिख सकती है? देखिए, अभी हमने देखा है कि पिछले 1 साल 1.5 साल में, क्योंकि मार्केट कंसोलिडेशन में है, तो बहुत जो नए इनफ्लोज हैं, अजय ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, जिसको लमसम इनफ्लो बोलते हैं, उनमें काफी वेरिएबिलिटी रही है। वहां पे कुछ रिडेम्पशन आ रहे हैं, कहीं पे प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, और अगर बाजार नीचे आता है तो कुछ इनफ्लोज भी देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो एसआईपी का पर्टिकुलर सेगमेंट है, ये काफी स्टिकी है, और मेरे ख्याल से अभी कोई स्पेसिफिक ऐसे इनपुट्स नहीं है या वेरिएबल्स नहीं है जिसको देख के कहा जा सके कि ये स्लिप होने वाला है या ये नीचे आने वाला है। तो मेरे ख्याल से स्टिकी रहेगा। थोड़ी वेरिएबिलिटी आनी पॉसिबल है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग रनअप रहा है इसके पिछले 2 साल में। तकरीबन 3 साल में 8,000 करोड़ से 13,500 करोड़ हो गया है नंबर, तो काफी बड़ा नंबर है। मोस्ट लाइकली ये थोड़ा प्लेटू आउट हो सकता है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, लेकिन मुझे लगता है कि ये स्टिकी रहने वाला है। ये एक बड़ा सॉलिड नंबर रहने वाला है। तकरीबन $1.5 बिलियन अ मंथ हो गया अभी, जो कि काफी बड़ा नंबर है। मुझे लगता है ये स्टिकी रहेगा एसआईपी फ्लो, लेकिन लमसम द वोलेटिलिटी विल कंटिन्यू। अच्छा, ठीक है साहिल, एक और पॉइंट आप ये कह रहे हैं कि अब जो है एविडेंस ये मिल रहा है कि एफआई फ्लोज जो भारत से चले गए थे, 1-1.5 साल जबरदस्त हमने सेलिंग देखी, थैंकफुली इंडियन इन्वेस्टर ने एब्जॉर्ब कर ली, वो वापस आने के साइंस दिख रहे हैं। इनफैक्ट अगर जिस तरीके से एशिया में फ्लोज आना शुरू हो गए हैं लास्ट 1 महीने में, चाइना में रिबाउंड आया, ताइवानीज मार्केट 2 महीने के हाईएस्ट लेवल पे है, और देखा यह गया है कि जब एशिया में या इमर्जिंग मार्केट में फ्लोज आते हैं तो इंडिया भी थोड़ा बेनिफिशियरी होता है उसका। शायद भले नियर टर्म डे टू डे एफआई फ्लो नहीं दिख रहा हो अभी भी आता हुआ, बट आपको ऐसे कौन से रीजन नजर आते हैं जो ये आप बिलीव कर रहे हैं कि एफआई फ्लोज नेक्स्ट 12 महीने में अच्छी तरीके से वापस आ जाएंगे इंडिया को? सो अजय, इसके लिए हमने एक लास्ट वर्जन में भी एक चार्ट बताया था, जिसके अंदर हमने दिखाया कि जो ग्लोबल लिक्विडिटी पोजीशन है
वो एक बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह है एफआई डेटा के लिए। तो ग्लोबली मैं इसको टूरिस्ट डॉलर्स बोलता हूँ, जो एफआई इनफ्लो है ये इन हंट ऑफ रिटर्न्स ये पूरी दुनिया में घूमता रहता है। जहां पे इसको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दिखता है वो टारगेट मार्केट में इन्वेस्टमेंट जाता है। तो अभी पिछले एक साल में क्या हुआ है कि ये जो टूरिस्ट डॉलर्स हैं ये सब आउटफ्लो हो रहा था। इट वाज गोइंग टुवर्ड्स यूएस ट्रेजरी मार्केट, जो कि सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है जिसको। अभी धीरे धीरे इनफ्लोज वापस स्टार्ट हो गए हैं। उसके दो तीन कारण है बड़े। पहला, इमर्जिंग मार्केट जहां से आउटफ्लो हुए थे बहुत बड़े, वो एब्सोल्यूट बेसिस पे काफी चीप हो गए थे। अगर आप ब्रेकअप देखेंगे इमर्जिंग मार्केट्स एज अ होल वर्सेस डेवलप्ड मार्केट, दे बिकेम एब्सोल्युटली चीप। आई थिंक जो वैल्यूएशन डिफरेंशियल्स हैं 40 ईयर लो पे थे फेवरिंग इमर्जिंग मार्केट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जैसे ही ये चाइना रीओपनिंग प्ले में आता है, जो कि पिछले 2 साल से पेंडिंग था, वहां पे ग्रोथ थोड़ा अपटिक आएगा और काफी इन्वेस्टर जो बेल आउट हुए इमर्जिंग मार्केट से वो थोड़ा रीएलोकेट करेंगे। और चाइना बहुत बड़ा मार्केट है तो वहां पे इनफ्लो वापस आता है। और अगर आप पूरा एमएससीआई बास्केट देखेंगे, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो एफआई फ्लो है इसमें जो बड़ा पोर्शन रहता है फ्लोज का, वो पैसिव फ्लोज रहते हैं जो इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं डायरेक्टली। तो उनको जो इंडेक्स की कंस्टिट्यूएंट है वो उसी को देख के उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर हम प्री कोविड लेवल्स में जाएंगे तो इंडिया का जो शेयर है वो तकरीबन 8 से 9% के बीच में था, जो वेटेज है इंडिया का एमएससीआई बास्केट के अंदर। धीरे धीरे वो बढ़ के अब 14.5% हो गया है। और अगर आप बाकी कंस्टिट्यूएंट देखेंगे, जैसे रशिया एक बड़ा कंस्टिट्यूएंट हुआ करता था 5 से 6%, वो बास्केट में 0 हो गया है। दूसरा आप देखेंगे रिसेंटली ब्राजील के अंदर पॉलिटिकल थोड़ी इंस्टेबिलिटी आई है, उसका बड़ा वेटेज है 5.3%। चाइना के अंदर जो वेटेज 36 हुआ करता था अभी 32 हो गया है। और एक और बड़ा वेटेज है ताइवान 13.8%। तो अगर आप साइज ऑफ इकोनॉमी, साइज ऑफ मार्केट को देखेंगे तो इंडिया का वेटेज धीरे धीरे शायद और ऊपर जा सकता है। तो ये रीजन है मुझे लगता है कि जैसे इमर्जिंग मार्केट इन्फ्लोज वापस आते हैं सभी मार्केट्स को बेनिफिट होगा जो ईएम पैक में है। दूसरा, इंडिया का वेटेज अब काफी ज्यादा है प्री कोविड लेवल से, तो अगर वापस इन्फ्लो आते हैं तो हमारा शेयर बढ़ जाता है पहले से। तीसरा और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, इंडिया की जो रिलेटिव वैल्यूएशन है वो थोड़ी एक्सपेंसिव है। अगर आप बाकी इमर्जिंग मार्केट प्लेयर्स से कंपेयर करेंगे, हम लोग थोड़े एक्सपेंसिव हैं, लेकिन लास्ट 2 महीने में काफी कैचअप की है बाकी मार्केट्स ने। आप देखेंगे हैंगसेंग इज अब 50%, लास्ट 2 महीने के बॉटम से 50% ऊपर आ गया है। तो वैल्यूएशन डिफरेंशियल जैसे जैसे क्लोज होंगे, जनरली हमने देखा है एफआई जो है वो अर्निंग ग्रोथ प्रेफर करते हैं। वो सेक्टर, स्टॉक्स और कंट्रीज प्रेफर करते हैं जहां पे लगातार अर्निंग्स ग्रोथ आ रही है। और ईएम पैक में इंडिया की अर्निंग्स ग्रोथ वन ऑफ द मोस्ट स्टेडी है, बाकी कंट्रीज के मुकाबले काफी स्टेडी है। तो ये सब डेटा पॉइंट्स अगर आप देखेंगे और इसमें एक डम डेटा को ऐड करेंगे कि इंडिया ने अभी तक कोई 2 लगातार ऐसे कैलेंडर ईयर नहीं देखे जहां पे एफआई का आउटफ्लो हुआ हो। अगर एक ईयर में आउटफ्लो होता है, नेक्स्ट ईयर जनरली स्टेबल रहता है या फिर बड़ा इनफ्लो आता है। तो 2022 कैलेंडर ईयर इंडिया का हाईएस्ट आउटफ्लो था 17 बिलियन इक्विटी से, और इक्विटी प्लस डेट 19 बिलियन का आउटफ्लो है। इससे बड़ा आउटफ्लो कभी किसी साल में नहीं हुआ। तो अगर आप इन सभी 4 या 5 डेटा पॉइंट को एक साथ रखेंगे तो ये एक्सपेक्ट करना कि कुछ एफआई इनफ्लो इंडियन इक्विटी में आए, मुझे लगता है वो काफी मुनासिब है। और स्टार्टिंग आई थिंक बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर ओनली ये इनफ्लो हमें वापस देखने को मिलना चाहिए। श्योर, शुक्रिया साहिल, ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमारे लिए इतनी सिंप्लीफाइड वे में हमारे व्यूअर्स को समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एफआईज का फ्लो 2023 में लगता है साल को कि वो वापस आएगा, बिकॉज इमर्जिंग मार्केट्स में जिस तरह से प्लेस्ड है और हिस्टोरिकल ट्रेंड भी आपने बताया, प्लस कॉर्पोरेट अर्निंग्स एक बड़ा रीजन होगा। शुक्रिया आज समय देने के लिए साहिल।